तो हेलो दोस्तों, द एजुकेटेड घोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम होता क्या है, हम इसे कैसे बनाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बनाते हैं। तो चलिए इस बात को हम लोग को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्लासरूम है, ठीक है, और उस क्लासरूम में 40 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अब एक बात बताइए, अगर एक क्लासरूम की हम बात करें, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है, तो इसमें से एक चीज तो ये फिक्स होगा कि इस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे का जो पसंद होगा वो अलग अलग हो सकता है। मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं, इस क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं उनका पसंद नापसंद अलग अलग होगा ना। तो हम एक काम करते हैं, इसमें से ना हम लोग कुछ बच्चे का सिलेक्शन करते हैं कि इसमें से कितने बच्चे हैं जिनको क्रिकेट पसंद है और कितने बच्चे हैं जिनको फुटबॉल पसंद है, ठीक है। तो अगर हम इसमें से क्लासरूम में 1 बाय 1 पूछने की कोशिश किए कि इसमें से कितने बच्चे को क्रिकेट पसंद है, आप लोग हाथ खड़ा करिए। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हाथ खड़ा किए क्रिकेट के लिए, हम मान लेते हैं 20 स्टूडेंट ऐसे मिल गए जिनको क्रिकेट पसंद था। फिर हम बोले कि इसी क्लासरूम में फिर से हम सवाल करते हैं कि वैसे बच्चे हाथ उठाएं जिनको फुटबॉल पसंद है। तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि इस केस में भी 15 बच्चे हैं ऐसे हैं जो फुटबॉल में हाथ खड़ा कर दिए। मतलब कि क्रिकेट में 20 बच्चे हाथ खड़ा किए, फुटबॉल में कितने बच्चे हाथ खड़ा कर दिए, 15 बच्चे हाथ खड़ा कर दिए। फिर से हम सवाल करते हैं क्लासरूम में कि फिर हम दोबारा सवाल कर रहे हैं कि अब इस क्लास में वैसे बच्चे हाथ उठाएंगे जिनको फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस बार में भी क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट्स हाथ खड़ा कर दिए जिनको क्रिकेट प्लस फुटबॉल दोनों पसंद है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, मतलब यहां पे अगर हम काउंट करने की कोशिश करें, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जा रहे हैं, 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 10 कितना हो गया, 45 हो जा रहा है। मतलब कि यहां पे क्लासरूम में टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितने मौजूद है, 40 स्टूडेंट्स मौजूद है। लेकिन उसी 40 स्टूडेंट्स में से कितने बच्चे हम लोगों को मिल गए, 45 स्टूडेंट मिल गए जिनको क्या, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। इसका मतलब यहां पे कुछ ना कुछ तो एरर हो रहा है क्लासरूम में, यहां पे काउंटिंग में कुछ ना कुछ तो एरर हो रहा है ना। क्योंकि क्लास में मेरे पास 40 स्टूडेंट्स ही मौजूद है, बट मेरे पास आंसर जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 45 स्टूडेंट्स मिल रहा है। इसका मतलब यहां पे कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा होगा डबल काउंटिंग का। मतलब हम कहीं ना कहीं एक चीज तो फिक्स है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल काउंटिंग कर रहे हैं। यहां पे कुछ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल काउंटिंग कर रहे हैं ना। क्योंकि अगर हम लोग डबल काउंटिंग नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेगा ही नहीं। इसका मतलब यहां पे हम लोग डबल काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जो हम लोग डबल काउंटिंग कर रहे हैं ना, इसी डबल काउंटिंग से बचने के लिए और इस टाइप के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम लोग किसकी मदद लेते हैं, वेन डायग्राम की मदद लेते हैं। वेन डायग्राम की मदद से हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि इस क्लासरूम में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको सिर्फ क्रिकेट पसंद है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको सिर्फ फुटबॉल पसंद है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको दोनों पसंद है, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं पसंद है। तो इस टाइप को क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसी एग्जाम्पल को हम लोग वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मेरे पास क्लासरूम है ना, तो जैसे कि हम लोग सेट में हम लोग लिखते थे ना, एक यूनिवर्सल सेट लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे ना। यूनिवर्सल सेट किसको बोलते थे, सभी सबसेट का एक जो पावरफुल सबसे बड़ा सेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते थे, यूनिवर्सल सेट बोलते थे। तो वेन डायग्राम में हम लोग हमेशा यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। वेन डायग्राम में हम लोग हमेशा यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और रेक्टेंगल मेरा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। तो अगर हम इस क्लासरूम की बात करें, तो इस क्लासरूम को अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, तो इस क्लासरूम में जो ये 40 स्टूडेंट्स हैं, तो ये जो 40 स्टूडेंट मेरे पास बन रहा है, तो यही क्लासरूम ही ना मेरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा इस केस में। और यहाँ पे जो दो सबसेट बनेगा वो क्या बनेगा, एक क्रिकेट का ग्रुप मेरा सबसेट बनेगा और एक फुटबॉल का ग्रुप मेरा सबसेट बन जाएगा। यहाँ पे दो ही ग्रुप बनेगा सबसेट के लिए। तो चलिए इसको ना हम लोग वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है। तो चलिए अब हम लोग ना क्लासरूम को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, अपना यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। मान लेते हैं ये जो मेरा रेक्टेंगल है ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब ये मान लेते हैं मेरा क्लासरूम है। इस क्लासरूम में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 स्टूडेंट्स है, ठीक है। इस क्लासरूम को मान लेते हैं मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये रेक्टेंगल, और इसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट इसके अंदर मेरे पास कितने हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब वही 40 स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट मेरे पास ऐसे हैं जिनको हम मान लेते हैं क्रिकेट पसंद है। मान लेते हैं ये वैसे स्टूडेंट है जिनको क्या पसंद है,
क्रिकेट पसंद है, ठीक है। और इसी क्लासरूम में मेरे पास कुछ और भी ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनको क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है, ठीक है। तो उसको हम इस तरीके से सर्कल से रिप्रेजेंट करें, मतलब सर्कल के अंदर, ये पिंक सर्कल के अंदर वैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, और ये ग्रीन सर्कल के अंदर वैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनको क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है, ठीक है। अब अभी हम जस्ट कुछ देर पहले एग्जाम्पल कंसीडर किए थे, उसमें हम लोग क्या एज्यूम किए थे, क्रिकेट कितने लोगों को पसंद था, 20 लोगों को पसंद था। फुटबॉल कितने लोगों को पसंद था, 15 लोगों को पसंद था। और साथ ही साथ अगर हम बात करें दोनों, क्रिकेट प्लस फुटबॉल कितने लोगों को पसंद था, तो यहां पे हम लोग देखे थे कि क्रिकेट प्लस फुटबॉल 10 लोगों को पसंद था, मतलब जो दोनों को पसंद था। तो अगर हम इस डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये जो पोर्शन आ रहा है हम लोगों के पास, ये वो पोर्शन है जो दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब कि ये क्रिकेट वाले भी है और फुटबॉल वाले भी है। अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये सर्कल के अंदर वैसे स्टूडेंट्स है, यहाँ पे अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें, ये मेरा पूरा क्रिकेट क्या है, इसका मतलब इसके अंदर भी मेरे पास क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स होंगे, ये वाले पोर्शन में मेरे पास क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स होंगे सिर्फ। और अगर हम ग्रीन वाले सर्कल की तरफ से अगर हम देखें, ग्रीन वाले सर्कल की तरफ से देखें तो इसके अंदर मेरे पास फुटबॉल वाले भी स्टूडेंट्स आ जा रहे हैं। ये वाला पोर्शन के अंदर देखिए, ये पूरा ग्रीन वाला मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर पूरा ग्रीन वाला फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये भी मेरा फुटबॉल को रिप्रेजेंट करेगा, करेगा ना। उसी तरीके से ये मेरा पिंक सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये पूरा, अगर हम पिंक सर्कल को, अगर सर्कल को फिल कर दें तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये पूरा क्रिकेट वाला है, तो इसके अंदर पूरा क्रिकेट देखने वाले, पसंद करने वाले स्टूडेंट्स है। इसका मतलब ये जो सर्कल आ रहा है इसमें क्रिकेट वाले भी स्टूडेंट आ जाएगा, मतलब कि ये जो सर्कल हमको नजर आ रहा है, ये सर्कल को अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो हम क्या कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि यहाँ पे वैसे स्टूडेंट्स मौजूद है जिनको क्रिकेट भी पसंद है और फुटबॉल भी पसंद है। यहाँ पे वैसे ही ना स्टूडेंट आएंगे जिनको क्रिकेट भी पसंद है और फुटबॉल भी पसंद है। और वो स्टूडेंट्स कितने हैं, तो वो स्टूडेंट मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं। मतलब कि यहाँ पे जो कॉमन पोर्शन में स्टूडेंट्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हो जाएंगे जिनको क्रिकेट भी पसंद है और फुटबॉल भी पसंद है, ठीक है। अब अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें, लेकिन ये जो पिंक सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पूरा पिंक सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और क्रिकेट खेलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं। मतलब कि ये पिंक सर्कल में पूरा मेरे पास कितना स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स है इस पूरे पिंक सर्कल में। समझ पा रहे हो ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि यहाँ पे जो मेरे पास पिंक सर्कल है, यहाँ पे जो मेरे पास पिंक सर्कल है उसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, उस पिंक सर्कल के अंदर, उस पिंक सर्कल के अंदर टोटल स्टूडेंट 20 है। अब उस 20 में अगर हम ये वाला स्टूडेंट को माइनस कर दे, ये वाला पोर्शन को अगर हम स्टूडेंट को हटा दे, तो इस पोर्शन में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, मेरे पास 10 है। तो अगर हम 10 स्टूडेंट को माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितने स्टूडेंट बच जाएंगे, 10 स्टूडेंट बच जाएंगे। मतलब कि इस वाले खाली जगह में मेरे पास कितने स्टूडेंट आ जा रहे हैं, 10 स्टूडेंट आ जा रहे हैं। मतलब ये वाला पोर्शन में मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितने बच गए, 10 स्टूडेंट बच गए, क्योंकि जो कॉमन पोर्शन वाला स्टूडेंट था वो हम हटा दिए। फिर से हम बता रहे, देखिए समझिए, ये सर्कल मेरा क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हम एज्यूम किए हैं, 20 है। और ये जो कॉमन पोर्शन है जहां पे ये क्रिकेट वाले भी आ रहे हैं और फुटबॉल वाले भी आ रहे हैं, तो इस कॉमन पोर्शन में टोटल स्टूडेंट कितने मेरे पास है, जिनको दोनों पसंद है, वो 10 है। तो अगर हम वही चीज बताना चाह रहे हैं कि ये पूरा 20 में से अगर हम ये 10 माइनस कर देंगे तो ये जो पोर्शन बच रहा है मेरे पास, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 10 ही स्टूडेंट ना होंगे। तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। साथ ही साथ ये जो कॉमन पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मेरे पास जो मिल रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इस वाले पोर्शन में मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। ये वाले पोर्शन में, ये वाले पोर्शन में मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 हो गए। साथ ही साथ फुटबॉल पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पूरा ग्रीन सर्कल है, ये पूरा ग्रीन सर्कल के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 15 स्टूडेंट्स है। अब उस 15 स्टूडेंट में अगर देखा जाए तो ये पोर्शन में मेरे पास 10 स्टूडेंट आ गए, 10 स्टूडेंट आ गए। इसका मतलब ये पूरा सर्कल में मेरे पास 15 स्टूडेंट है, जिसमें से यहाँ 10 है, तो यहाँ बचा हुआ में कितना हो जाएगा, 5 स्टूडेंट हो जाएगा, यही ना होगा। तो यहाँ पे भी देखिए हम ये चीज कह सकते हैं ना कि ये जो मेरा पूरा ग्रीन सर्कल है, पूरा ग्रीन सर्कल के अंदर मेरे पास 15 स्टूडेंट है। उस 15 में से अगर हम ये सर्कल वाला पोर्शन, कॉमन पोर्शन को माइनस कर दे, मतलब ये जो कॉमन पोर्शन में 10 फुटबॉल और क्रिकेट पसंद करने वाले दोनों लोग हैं, उसको अगर हम माइनस कर देते हैं 10 स्टूडेंट्स को, तो मेरे पास कितने स्टूडेंट बच जाएंगे, 5 स्टूडेंट बच जाएंगे ये वाले पोर्शन के लिए। ये वाले पोर्शन में कितने स्टूडेंट आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। और ये जो कॉमन पोर्शन आ रहा है,
ये जो मेरे पास कॉमन पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला कॉमन पोर्शन, इस कॉमन पोर्शन में मेरे पास कितने स्टूडेंट आ गए? इस कॉमन पोर्शन में मेरे पास 10 स्टूडेंट आ गए। तो अब हम यहाँ पे अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें, अगर हम यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करें तो मेरे पास कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो मेरे पास एक कंक्लूजन आएगा। क्या कंक्लूजन आ रहा है? कि मेरे पास क्रिकेट खेलने वाले सिर्फ स्टूडेंट कितने हैं, क्योंकि ये क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट मेरे पास टोटल कितने बच गए? 10 बच गए। मतलब कि क्रिकेट पसंद करने वाले मेरे पास स्टूडेंट कितने आ गए? 10 आ गए। फुटबॉल पसंद करने वाले कितने लोग आ गए मेरे पास? यहाँ पे अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो 5 आ गए। मतलब फुटबॉल कितने लोगों को पसंद है? 5 लोगों को पसंद है। वहीं अगर हम बात करें क्रिकेट प्लस फुटबॉल की, तो वो कितने लोगों को पसंद है? 10 लोगों को पसंद है। मतलब कि अब हम यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो हम लोग जब इसको सम करेंगे, टोटल निकालने की कोशिश करेंगे, तो 10 + 5 15 + 10 25 मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, ये मेरे पास एक्चुअल डेटा होगा जो हम लोगों को बता रहा है कि क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको स्पोर्ट्स पसंद है। तो टोटल 25 स्टूडेंट्स है जिनको स्पोर्ट्स पसंद है आउट ऑफ 40। मतलब कि क्लास में मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितने थे? 40 स्टूडेंट थे। उसमें से अगर हम 25 स्टूडेंट माइनस कर दे जिनको स्पोर्ट्स पसंद है, तो मेरे पास कितने स्टूडेंट बच जाएंगे? 15 ऐसे स्टूडेंट्स भी बच जाएंगे जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है। समझ पा रहे हो? तो वेन डायग्राम की मदद से हम लोग कितने आसानी से पता कर लिए कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ क्रिकेट पसंद है, और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ फुटबॉल पसंद है, और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको क्रिकेट प्लस फुटबॉल दोनों पसंद है। तो वेन डायग्राम की मदद से हम लोग डबल काउंटिंग ये सब की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, और इस टाइप के रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम की मदद से। तो चलिए इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ताकि हम लोग जब क्वेश्चन बनाए तो प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर हम लोग अच्छे से नहीं समझेंगे तो आगे के टॉपिक्स में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, साथ ही साथ परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमको यूनियन ऑफ सेट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ताकि आगे के टॉपिक्स में हमको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट होता क्या है? बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। इसको अगर हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम से, तब फिर हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, डायग्राम से भी पहले ना हम आगे थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं एक सेट ए ले लेते हैं, ठीक है। अब सेट ए के अंदर हम कुछ एलिमेंट्स फिल कर देते हैं, 1 2 3 4। मान लेते हैं सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। वहीं अगर हम सेट बी कंसीडर करते हैं, तो सेट बी के अंदर हम मान लेते हैं कुछ एलिमेंट्स मेरे पास होंगे 1 2 3 4 5 6 7। हम इतने एलिमेंट्स को ले लिए। सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में, अच्छा हम 4 के अलावा भी कुछ हम एलिमेंट ले लेते हैं, 8 15। मान लेते हैं मेरे पास सेट ए में इतने एलिमेंट्स हैं, सेट बी के पास इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब अगर कोई हमसे पूछता है कि हमको बताओ यूनियन कितना होगा, यूनियन में मतलब कि ए यूनियन बी, इन दोनों के यूनियन में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आपको बस एक चीज ये ध्यान में रखना है कि अगर कभी भी आपसे सवाल कर दिया जाए कि हमको बताओ ए यूनियन बी निकालने के लिए, तो एकदम सिंपल, बिना डेफिनेशन का, बिना कुछ जाने, बस एक चीज हमको ये ध्यान में रखना है कि सेट ए और सेट बी में कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट है। डिफरेंट रिपीटेड एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। जैसे कि हम देखें, यहां पे मेरे पास 1 है, यहां पे 1 है, तो 1 को बस हम एक ही बार लिखेंगे। वैसे ही अगर देखें तो 2 3 4 दोनों में है, तो 2 3 4 ये जो हो गया दोनों में हो गया, मतलब 1 2 3 4 यहां भी है, 1 2 3 4 यहां भी है, दोनों से लिख दिए। साथ ही साथ अगर हम ऑब्जर्व करें तो 5 यहां भी है बट यहां नहीं है, मतलब कि ये जो 5 है वो अलग है। अब यहां पे जितने एलिमेंट बचे वो सब अलग अलग है, तो हम लिख देते हैं पहले वाले में 8 है, 15 है, और फिर यहां से क्या 5 6 7 है, 5 6 7। तो ये जो एलिमेंट का हम कलेक्शन लिखे हैं ना, इसी कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। यूनियन का मतलब ये हुआ ना कि हमको सेट ए में से और सेट बी में से वैसे एलिमेंट का सिलेक्शन करना है जो रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब जो रिपीट नहीं हो रहा, अलग अलग कितने टोटल एलिमेंट्स है, उसी को हम लोग यूनियन में काउंट करते हैं। बस यही चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला तो ये हो गया। अब यहीं से मैं आपको अगर
एक बात और बताना चाहूँ, अगर हम ऐसा बोले तो कि अगर कोई हमसे पूछता है कि बताओ यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हम ऐसे ना बोल के अगर इसी बात को हम ऐसे बोले कि एक काम करते हैं, सेट ए के सारे एलिमेंट लिख दो। क्या करो? सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो। क्या करो? सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो। और उसके बाद सेट ए में से जो जो एलिमेंट आ चुका है सेट बी में, सेट ए से जो जो एलिमेंट्स आ चुका है सेट बी में, उसको हटा दो। उसको हटा दो। तो 1 2 3 4 को हटा दिए। उसके बाद जो बचा हुआ एलिमेंट्स है उसको लिख दो। जो बचा हुआ एलिमेंट लिख दो। हम इसको वैसे भी तो बोल सकते हैं, दूसरा तरीका ये हुआ। साथ ही साथ अगर हम इसको ऐसे ना बोलना चाहे, हम इसको एक और तरीके से बोलने का अगर मन करा कि हम ऐसे नहीं बोलना चाहे, तो हम लोग कैसे इसको फिर बोल सकते हैं? या फिर हम ऐसा बोलते हैं कि जो दोनों में कॉमन है उसको पहले ही हटा दो। 1 2 3 4 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट को हटा दो। दोनों में जो कॉमन है उसको हटा दो। तो हम कॉमन एलिमेंट को हटा दिए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि सेट ए में कितना एलिमेंट बचा कॉमन के अलावा, उसको लिख दो। तो हम सेट ए के एलिमेंट जो कॉमन के अलावा है उसको लिख दो। तो 8 15 लिख दिए। फिर हम बोलते हैं कि सेट बी में कॉमन के अलावा जो एलिमेंट बचा है उसको लिख दो। तो यहां 5 6 7 है, तो उसको हम यहां पे लिख दिए 5 6 7। अब हम फिर आपको बोलते हैं ना कि सेट ए का सारा एलिमेंट लिख दिए जो कॉमन नहीं है, सेट बी का सारा एलिमेंट लिख दिए जो कॉमन नहीं है। अब तुम वो एलिमेंट लिख दो जो दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम यहां लिख दिए। तो हम ऐसे भी तो करके हम बोल सकते हैं यूनियन को। तो यही जो हम 3 बात आपको बताया है ना, इसी चीज को अलग अलग तरीके से डेफिनेशन में इस्तेमाल किया गया है। हम लोग के पास यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? पहला डेफिनेशन क्या कह रहा है? द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी। यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी मतलब कि ये जो लिखा गया है यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, यूनियन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यू से, यूनियन। तो यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट। ये क्या है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट है। किसका? ए का। ए का सारे एलिमेंट लिखना है, तो मतलब ए का हम ये सारा एलिमेंट ले लिए, यहां लिख दिए। उसके बाद हमको लिखना है बी का सारे एलिमेंट को, तो वही हम काम किए। यहां पे जो मेरे पास सारे बी का एलिमेंट्स था उसको हम लिख दिए। और फिर बोथ मतलब कि जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिख देना है। मतलब यहां वाला और यहां वाला जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिख दिए। तो इस तरीके से भी तो हम यूनियन को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन वही कह रहा है कि आगे तुम सेट ए का सारा एलिमेंट लिख दो जो कॉमन नहीं है, सेट बी का सारा एलिमेंट लिख दो जो कॉमन नहीं है, और फिर कॉमन एलिमेंट लिख दो। तो इस तरीके से भी तो हम लोग यूनियन को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि इनडायरेक्टली बोला जाए तो यूनियन को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि सेट ए का एलिमेंट लिख दो प्लस सेट बी का एलिमेंट लिख दो प्लस कॉमन एलिमेंट लिख दो। क्या लिख दो? कॉमन एलिमेंट लिख दो। तो जो तुमको रिजल्ट मिल जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनियन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? यूनियन बोल देंगे। तो यूनियन को हम लोग ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी बात को अगर हम देखा जाए तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? यूनियन ऑफ टू सेट मीन्स कंबाइनिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड। हम क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं दोनों सेट से एलिमेंट्स को। मतलब ये पहला सेट हो गया और यहां मेरे पास दूसरा सेट हो गया। ये दोनों सेट से हम एलिमेंट को क्या कर रहे हैं? इस सेट में कंबाइन कर रहे हैं विदाउट रिपीटिंग एनी एलिमेंट। मतलब कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर रहे। तो देखो 1 2 3 4 दो बार आ रहा था, 1 2 3 4 दो बार आ रहा था, उसको हम रिपीट नहीं किए, एज इट इज लिख दिए। उसके अलावा जितना सिंगल एलिमेंट है सबको उतार दिए इसके अंदर। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं यूनियन को। और इसी चीज को मैथमेटिकल वे में ऐसे लिख दिया है कि ए यूनियन बी को हम क्या बोल सकते हैं? एक्स सच दैट एक्स ए से भी बिलोंग करना चाहिए और एक्स बी से भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब कि ए वाले सेट में से भी एक्स लेना है, बी वाले में से भी लेना है। मतलब वही चीज लिखा हुआ है। तो यूनियन ऑफ सेट यही है, सिंपल है। बस हमको ये चीज ध्यान में रखना है ना कि सेट ए का एलिमेंट लिखना है जो कॉमन नहीं है, सेट बी का एलिमेंट लिखना है जो कॉमन नहीं है, और फिर कॉमन एलिमेंट को उतार देना है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनियन ऑफ सेट बोल देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो वेन डायग्राम को हम लोग समझने से पहले ना एक एग्जांपल बना लेते हैं जिससे हम लोग वेन डायग्राम समझना आसान हो जाए। तो हम लोग दोनों तरीके से फिर सॉल्व करके देख लेंगे। जैसे हम एक काम करते हैं, एक सेट ए मान लेते हैं। ठीक है, ए सेट के अंदर ज्यादा एलिमेंट नहीं ले रहे, कम ही एलिमेंट लेते हैं। 1 2 3 4 मान लेते हैं मेरे पास सेट ए है। ठीक है, और एक और सेट हम बी कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं बी सेट के अंदर मेरे पास एलिमेंट है 3 4 5 6। मान लेते हैं ये दो सेट है, दोनों सेट के अंदर एलिमेंट है। अब हमको सबसे पहले इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करना है। तो अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करें, जो अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़े उसके बेसिस पे अगर हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ए यूनियन बी, तो मेरा क्या आएगा? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी लिख देंगे।
अब हम दोनों में चेक करेंगे कॉमन कौन कौन है। 1 2 3 4 है, 3 4 है, तो ये जो 3 4 एलिमेंट यहां है और 3 4 एलिमेंट यहां है, ये कॉमन है ना, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अभी सेट ए में कॉमन के अलावा कौन कौन बच गया, 1 2 बच गया, तो हम इस सेट के अंदर ये यूनियन के अंदर सबसे पहले 1 2 लिखेंगे, फिर हम देखेंगे सेट बी में से कॉमन के अलावा कौन बचा है। 5 6 मेरे पास बच गया, 5 6 लिख देंगे, उसके बाद कॉमन एलिमेंट्स लिख देंगे, कौन है 3 4। तो ये जो मेरा सेट तैयार हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। ए यूनियन बी का ये सेट तैयार हो गया। लेकिन इसी चीज को अब हम लोग वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर एक कोई सेट ए है और एक सेट बी है। तो हम एक काम करते हैं, सेट ए यहाँ पे 2 सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेट ए है मेरे पास और एक और सेट बी है, दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब दोनों इंटरसेक्ट करेगा सर्कल। ठीक है, अब ये ए और बी हो गया। अब ये जो पहला सर्कल है मेरे पास, ये जो मेरे पास, अच्छा हम 2 अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, हम इसको कुछ और कलर से बना देते हैं। मान लेते हैं ये ऑरेंज कलर से, ये दूसरा सर्कल है। ठीक है, बी सेट है मेरा, मान लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, ये जो पहला सर्कल है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो दूसरा सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब सेट ए के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 है, और सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 4 5 6 है। तो अगर हम अच्छे से अभी ऑब्जर्व किए तो हमको क्या कंक्लूजन मिला कि यहाँ पे जो 3 4 एलिमेंट है और यहाँ पे भी जो मेरे पास 3 4 एलिमेंट है, वो दोनों में क्या आ जा रहा है, कॉमन आ जा रहा है। इसका मतलब सेट ए और सेट बी में ये वाला जो पोर्शन है कॉमन है, दोनों में सेम है। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉमन पोर्शन है, यहाँ पे मेरा कौन कौन एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 3 और 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये सर्कल ए सेट में से अगर यहां से 3 और 4 बिलोंग कर रहा है तो ये बचा हुआ सेट में से कौन कौन आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा मेरे पास। और यहां पे जो सेट बचा, ये पूरा सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट बी है। ये सेट बी में कौन कौन मौजूद है, 3 4 5 6 है। तो अगर इस वाले पोर्शन में मेरा 3 4 बिलोंग कर रहा है तो ये जो बचा हुआ पोर्शन यहाँ पे मेरा क्या बिलोंग करेगा, 5 6 आ जाएगा। तो मतलब कि यहां मेरा क्या हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास इस सेट में, यूनियन के सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ गया। तो यहां से अगर हम वेन डायग्राम से भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, ए यूनियन बी में कौन कौन सा एलिमेंट आ गया मेरा, ए सेट के यूनियन का मतलब सारे को काउंट करना है, मतलब कि यहां पे हमको इसको कवर कर देना, मतलब इसको कवर करना है। ये वाले पूरे जो सेट है ना, इसको पूरा इसका वैल्यू हमको लेना है, ये वाला पोर्शन का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये पोर्शन में कितने वैल्यू आ रहे हैं, ठीक है, पूरा को काउंट करना। तो यहाँ पे मेरे पास 3 पार्ट्स है मेरे पास, तो तीनों का वैल्यू हमको लेना पड़ेगा। पहला पार्ट ये है मेरे पास, ये पहला पार्ट है, इसका वैल्यू हमको लेना पड़ेगा। ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये मेरा दूसरा पार्ट है, इसका भी वैल्यू लेना पड़ेगा। और ये मेरे पास तीसरा पार्ट है, हमको ये तीनों पार्ट का वैल्यू को लेना पड़ेगा। तो पहला पार्ट से हम क्या ले लेंगे, 1 2 ले लेंगे, दूसरा पार्ट से हम क्या ले लेंगे, 3 4 ले लेंगे, और तीसरा पार्ट में से क्या ले लेंगे, 5 और 6 ले लेंगे। तो ये जो मेरे पास वैल्यू तैयार होगा यही मेरा क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। मतलब कि यूनियन में ना हमको पहला पार्ट में से वैल्यू लेना है, दूसरे पार्ट में से वैल्यू लेना और तीसरे पार्ट में से वैल्यू लेना। पहला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए का वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दूसरा पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन एलिमेंट को, कि जो दोनों में कॉमन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन एलिमेंट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये पार्ट 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यूनियन का वैल्यू मिल जाएगा। तो यही चीज मेरा यूनियन है, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन ऑफ सेट होता क्या है, मतलब कोई भी 2 सेट का इंटरसेक्शन किसको कहते हैं। तो इंटरसेक्शन बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। जो पीछे यूनियन पढ़े थे ना, उसी में जो मेरा कॉमन एलिमेंट आ रहा था, जो अभी पीछे यूनियन पढ़े थे उसी में जो मेरा कॉमन एलिमेंट्स आ रहा था, जो मेरा कॉमन एलिमेंट्स मिल रहा था 2 सेट में, वही कॉमन एलिमेंट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। मतलब जो अभी हम निकाले थे ना, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट था एक, और इसी यूनिवर्सल सेट में हम 2 ओवरलैप करते हुए सर्कल बनाए थे। तो इसी 2 ओवरलैप करते हुए सर्कल में ये वाला जो पोर्शन था ना मेरे पास, ये वाला जो पोर्शन था, यही वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते रहे थे, कॉमन एलिमेंट बोल रहे थे। तो ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट है। यही वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोलेंगे। तो इसी चीज को हम लोग लाइन बाय लाइन भी देख सकते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, लेट ए एंड बी बी 2 सेट, ए और बी मेरे पास कोई 2 सेट मौजूद है। ठीक है, तो जो इंटरसेक्शन होगा किसका, ए का और बी का,
वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। मतलब कि जो इंटरसेक्शन में वैसे एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में से बिलोंग करें, ए में से भी बिलोंग करने चाहिए और बी में से भी बिलोंग करने चाहिए, तो वैसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टेड एलिमेंट बोल देंगे। मतलब दो सेट का इंटरसेक्शन में वैसे एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है, तो मतलब कि इसको देखा जाए तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये भी तो कह सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। मतलब जो दोनों में कॉमन हो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोल देंगे। और इंटरसेक्शन का सिंबल ऐसे होता है, नीचे यू बनाना, यूनियन में ऐसे बनाते थे, इंटरसेक्शन में ऐसे बनाएंगे। ये सिंबल का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ये ध्यान में रखना, ये मेरा इंटरसेक्शन का सिंबल है। ठीक है, और यहां पे वही चीज लिखा हुआ कि एक्स ए में से भी बिलोंग करना चाहिए, एंड लिखा है, और एक्स बी में से भी बिलोंग करना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ए कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ए सेट के अंदर एलिमेंट मेरे पास कुछ है 1 2 3 4 5, मान लेते हैं 5 एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद है। और एक और सेट बी हम कंसीडर कर लेते हैं, बी मान लेते हैं 3 4 5 6 7 8, ये मेरे पास आ गया। अब अगर हम दोनों सेट को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हम क्या देख पा रहे कि पहला सेट में 3 4 5 जो है और दूसरे सेट में मेरे पास जो 3 4 5 है, दोनों में रिपीट हो जा रहा है, मतलब ये कॉमन है। तो अगर कोई हमसे बोल दिया कि हमको बताओ इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी जब भी कोई पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। और कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है, 3 4 5 है, तो इसका मतलब 3 4 5 मेरा क्या हो गया, इंटरसेक्टेड वैल्यू हो गया। इसी को हम लोग वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट, हम रेक्टेंगल बना देते हैं, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसी सेट में हम दो सेट बनाने की कोशिश करते हैं। ये मान लेते हैं ये मेरे पास पहला सेट है और ये मेरे पास दूसरा सेट है। ठीक है, अब पहला सेट और दूसरे सेट में यहाँ पे जो आ रहा है, पहला सेट में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 है, तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों में कॉमन आ रहा है ना, कॉमन है कि नहीं है, ये वाला जो पोर्शन है वो दोनों में कॉमन है। तो इस कॉमन पोर्शन में मेरे पास कौन वैल्यू आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। तो ये जो 3 4 5 वैल्यू मिल रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। मतलब ये जो एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी सेट का एलिमेंट कहला जाएगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन कुछ और नहीं बल्कि कॉमन एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। ये सिंपल, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है डिसजॉइंट मतलब अलग अलग सेट होगा। मतलब डिसजॉइंट सेट आर सेट दैट हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। मतलब वैसा दो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। जैसे कि हम सिंपल से एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। हम एक सेट एक मान लेते हैं जिसके अंदर मान लेते हैं एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 मौजूद है। ठीक है, और एक और सेट हम बी मान लेते हैं जिसके अंदर मान लेते हैं मेरे पास एलिमेंट क्या क्या है, 7 8 9 10। तो ये मेरे पास दो सेट है। तो अगर हम ये दोनों सेट को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो कोई भी ऐसा एलिमेंट हमको मिल रहा है जो दोनों के अंदर कॉमन हो, दोनों अलग अलग सेट है। इसका मतलब अगर हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब इस रेक्टेंगल में अगर हम एलिमेंट पुट करेंगे तो मेरे पास जो दो सेट मिला है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, वो दोनों अलग अलग है। अलग अलग क्यों बनाए, क्योंकि कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, दोनों में जो एलिमेंट का वैल्यू वो अलग अलग है। इसके अंदर क्या क्या 1 है 2 है 3 है 4 है, इसके अंदर क्या है 7 है 8 है 9 है और 10 है। लेकिन अगर एलिमेंट कॉमन होता है तब ना हम ओवरलैप कराते हैं कि ये सेट और ये सेट मेरा ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब यहां पे कोई कॉमन एलिमेंट होगा जो दोनों सेट में बिलोंग कर रहा है। बट डिसजॉइंट सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, दोनों में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। इसलिए इस टाइप का सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोल देते हैं। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट सिंपल है, आपको उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग समझते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब होता क्या है। तो डिफरेंस ऑफ सेट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। जैसे कि ना एक एग्जांपल से हम आज समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं मेरे पास एक सेट ए है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स मौजूद होगा। हम एकदम सिंपल सा एलिमेंट लेते हैं जो पीछे ले रहे थे, 1 2 3 4 एलिमेंट्स मौजूद है। वहीं एक और सेट बी कंसीडर करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स मौजूद है। अब अगर हमसे कोई पूछता है हमको डिफरेंस बताओ सेट का, तो सेट का डिफरेंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो a माइनस बी लिख देंगे, या फिर अगर हमको a माइनस बी लिखने का मन नहीं है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। डिफरेंस का मतलब ये हो जाएगा, इसमें हमको वैसा एलिमेंट्स बताना होता है ना
जो सेट ए में तो हो बट सेट बी में ना हो। डिफरेंस में हमको वैसा एलिमेंट बताना होता है जो सेट ए में तो है लेकिन सेट बी में नहीं होना चाहिए। मतलब कि यहां पे अगर देखा जाए तो मेरे पास सेट ए में क्या क्या है, 1 2 3 4, और बी में देखे तो क्या क्या है, 3 4। मतलब ये जो 3 4 एलिमेंट है वो ए में भी है बी में भी है। तो हमको ये 3 4 को हटा करके वो एलिमेंट लिखना है जो सिर्फ ए में होगा, बी में नहीं होना चाहिए। 3 4 यहां यहां है, समझ लीजिए काट दे रहे इसको, वैसे काटा नहीं जाता बट समझ लीजिए काट दे रहे। तो बचा क्या, 1 2। तो मतलब कि डिफरेंस क्या है, सिर्फ 1 2 का है, बाकी एलिमेंट हमको नहीं लिखना है। तो वही चीज यहां डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स। यहां पे ए एंड बी शायद में भी मिसिंग है, यहां पे ए एंड बी आर टू सेट्स, देन द डिफरेंस ऑफ सेट्स ऑल्सो रिटेन एज ए माइनस बी, या फिर ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन ए, जो ए में तो होना चाहिए बट नॉट इन बी, बी में नहीं होना चाहिए, वैसे सेट को क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट। इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे हम एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, मेरे पास मान लेते हैं ये यूनिवर्सल सेट है। अब यहां पे हम दो सेट कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं ये मेरे पास सेट ए है और ये मेरे पास सेट बी है, ठीक है। ये मेरा पहला वाला सेट ए हो गया, बाद वाला सेट बी हो गया। तो हमको अगर डिफरेंस पूछेगा ना तो हमको बस पहला सेट का एलिमेंट बताना है, दूसरे सेट का एलिमेंट नहीं बताना। मतलब ये एलिमेंट सिर्फ हम लिख सकते हैं जो सिर्फ ए में होगा, बी में नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे, एकदम सिंपल है। अगर हमको a माइनस बी पूछ दिया है तो ऐसे बताएंगे, और अगर हमसे कोई b माइनस ए पूछ देगा तो हमको वैसा एलिमेंट जो बताना है जो सिर्फ b में होगा, a में नहीं होना चाहिए। जैसे इसका अगर हम यूनिवर्सल सेट बनाने की कोशिश करें तो मेरा कुछ इस तरीके से यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। मान लेते हैं ये मेरे पास सेट a है, ये सेट b है। यहां पे हमसे कौन सा एलिमेंट पूछ रहे, b का एलिमेंट बताना है, a का एलिमेंट नहीं बताना है। यहां पे हमको a का एलिमेंट बताना है, b का एलिमेंट नहीं बताना है। यहां पे b का एलिमेंट बताना है, मतलब ये वाला सिर्फ एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमको क्वेश्चन में बोल दिया है, अगर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमको a माइनस बी बताओ, तो हमको सिर्फ a का एलिमेंट्स बताना है, a का एलिमेंट बताना है, b का नहीं बताना है। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन बोल दिया है b माइनस ए बताओ, डिफरेंस बताओ, तो हमको यहां b का एलिमेंट लेना है, a का एलिमेंट नहीं लेना है। बस ये चीज ध्यान में रखना। तो डिफरेंस ऑफ सेट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिंपल है, आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, तो हम लोग ना इसको भी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन से आराम से समझ लेंगे, ठीक है। हम एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास कोई सेट ए है, ठीक है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स मौजूद है। हम सिंपल सा एलिमेंट लेते हैं जो बार बार ले रहे हैं, वही एलिमेंट फिर से कंसीडर कर रहे हैं, 1 2 3 4। मान लेते हैं सेट ए के अंदर एलिमेंट्स मौजूद है। वहीं अगर हम बात करें सेट बी की, तो सेट बी के अंदर हम मान लेते हैं 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स, इतने एलिमेंट्स मौजूद है, ठीक है। अब अगर हमसे कोई पूछ रहा है, ठीक है, कि सिमेट्रिक डिफरेंस बताओ दो सेट का, तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए लिखते हैं, फिर हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं और फिर हम लोग बी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमसे पूछा जा रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस बताओ सेट ए एंड सेट बी का। तो इसमें हम लोग वैसे एलिमेंट्स लिखते हैं जो सेट ए में हो और सेट बी में हो, बट कॉमन नहीं होने चाहिए। मतलब कॉमन एलिमेंट को छोड़ के हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो यहां पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, 3 और 4 नजर आ रहा है, तो कॉमन एलिमेंट को हम काट देंगे, ठीक है। अब कॉमन एलिमेंट काटने के बाद जो एलिमेंट्स बच गया उसको यहां पे उतार देंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो यहां पे मेरे पास क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसी को अब हम लोग लाइन बाय लाइन देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी। मेरे पास दो सेट है, एक ए है एक बी है। इसका सिमेट्रिक डिफरेंस किससे हम लोग डिनोट करेंगे, ए ट्राइंगल बी से, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन आइदर द सेट ए, जो या तो ए में होना चाहिए या तो बी में होना चाहिए, बट नॉट इन बोथ। मतलब कॉमन वाले को हमको कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ ए और बी में जो मौजूद है उसी को कंसीडर करना है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ, इट इंक्लूड ऑल द एलिमेंट दैट आर इन ओनली वन ऑफ दिस सेट्स। मतलब जो सिर्फ सेट्स में मौजूद है उसी को कंसीडर करना है। इट एक्सक्लूड्स एलिमेंट दैट आर इन कॉमन या बोथ, मतलब कॉमन वाले एलिमेंट को छोड़ के हमको लेना है। तो इसी चीज को हम लोग वेन डायग्राम से भी आराम से समझ सकते हैं। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से मेरा वेन डायग्राम बन जाएगा।
यहाँ पे सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे यूनिवर्सल सेट, फिर दो सर्कल बनाएंगे जो क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट करवा रहे हैं क्योंकि कॉमन एलिमेंट आ रहा है। अब हमको यहाँ पे कॉमन एलिमेंट छोड़ के लेना है, मतलब कि हमको इधर से एलिमेंट लेना है, इस वाले पार्ट पोर्शन का एलिमेंट को कंसीडर करना है और इस वाले पोर्शन के एलिमेंट्स को कंसीडर करना है, बट कॉमन वाले पोर्शन को एलिमेंट कंसीडर नहीं करना है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बोलते हैं। तो सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस में बस हमको कॉमन एलिमेंट छोड़ के जो एलिमेंट बच गया उसी को लिख देना, इसी को सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और एक चीज और बस ये ध्यान में रखना है कि सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कभी भी ट्राइंगल का सिंबल हमको नजर आ गया, इसका मतलब हमको सिमेट्रिक डिफरेंस पूछ दिया गया। तो एग्जाम में बस हम लोग को सिंबल दे दिया जाएगा और उसका वैल्यू पूछा जाएगा, तो हम लोगों को सिंबल अगर मालूम होगा तो आराम से हम इसका आंसर बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग ना इसको आगे वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करके समझ लेंगे कि आखिरकार कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता क्या है। देन फिर हम लोग ये डेफिनेशन से समझ लेंगे तो ज्यादा आसान होगा हम लोगों के लिए। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट मौजूद है। यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान लेते हैं ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ। ठीक है, अब इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर कोई मेरे पास एक सेट ए मौजूद है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये मेरे पास सेट ए मौजूद है। अब अगर कोई हमसे पूछता है कि इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो सबसे पहले तो हम समझेंगे इस सेट का कॉम्प्लीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ए सेट का कोई कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो हमको कुछ नहीं करना, ए के ऊपर या तो डैश लगा देंगे या फिर ए के ऊपर छोटा सा सी लगा देंगे। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमको ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है। ये सिंबल याद रखना है, अगर ए का पावर सी मिल गया या ए का पावर डैश मिल गया तो इसका मतलब हमसे ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। तो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है ना, इसका मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस यूनिवर्सल सेट में ए के अलावा कौन से एलिमेंट है वो पूछा जा रहा है। मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि उस सेट को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है। मतलब हमसे ये सब एलिमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब कि हमको ये सब एलिमेंट्स के बारे में बताना है। ए सेट को छोड़ करके बाकी यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे मेरे पास यूनिवर्सल सेट के मतलब सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, समझ पा रहे हो, एकदम सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर किसी भी सेट्स का हमको कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो हमको क्या करना है, उस सेट को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स हैं मतलब उसकी बात की जा रही है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग एक एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट हम ले लेते हैं, किसका, नेचुरल नंबर का हम एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इस तरीके से मेरे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। अब हम एक सेट ए कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास ए सेट कुछ क्या ले लेते हैं, हम एक काम करते हैं इवन नंबर्स का ही सेट ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ये मेरे पास इवन नंबर का सेट ए है। ठीक है, अब अगर कोई हमसे पूछता है कि तुम हमको बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, चाहे ए के ऊपर डैश लगा दिया जाए या ए के ऊपर सी लगा दिया जाए, इसका मतलब हमसे ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है। तो अगर हमको इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है ना, तो हमको बस ये देखना है यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को गायब कर दो और जो बच गया उसको लाके यहाँ कॉम्प्लीमेंट में लिख देना है। ठीक है, तो हम वही काम करते हैं। मेरे पास ए सेट में क्या क्या है, 2 है, तो हम 2 को गायब कर देते हैं, 4 गायब कर देते हैं, 6 गायब कर देते हैं, 8 गायब कर देते हैं, 10 गायब कर देते हैं, इस तरीके से गायब कर देंगे। तो उसके बाद मेरे पास यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बच जाएगा वही मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। मतलब कौन कौन से एलिमेंट बच गए, एक 1 बच गया मेरे पास, एक 3 बच गया, एक 5 बच गया, एक 7 बच गया, एक 9 बच गया, एक 11 बच गया एंड सो ऑन। इस तरीके से मेरे पास एलिमेंट बच गया। तो ये जो वैल्यू हम लिखे हैं 1 3 5 7 9, ये क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो ए के अंदर नहीं आता हो बट यूनिवर्सल सेट का मेंबर हो। तो ए का कॉम्प्लीमेंट बहुत सिंपल है। तो इसी चीज को अब हम लोग डेफिनेशन से समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, कोई सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ए के पावर डैश से या ए के पावर सी से। ठीक है, इज दिस सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट यू, मतलब कि ए के कॉम्प्लीमेंट में किसका एलिमेंट आएगा, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट आएगा, डेट आर नॉट इन ए। मतलब ए में वो एलिमेंट मौजूद नहीं होना चाहिए बट यूनिवर्सल सेट का मेंबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ वेन डायग्राम से हम देख सकते हैं कि इस यूनिवर्सल सेट का हम एलिमेंट को ही कंसीडर किए हैं बट ए के एलिमेंट को छोड़ करके।
ए के एलिमेंट को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। सिंपल। अगर हम यहां कोई सेट बी कंसीडर कर लेंगे और बी का कॉम्प्लीमेंट कोई पूछेगा तो ये बी सेट को छोड़ करके जितना एलिमेंट मेरे पास इस यूनिवर्सल सेट में मौजूद होगा उसको हम क्या बोल देंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे। तो सिंपल है, कभी भी अगर हमको ए के ऊपर सी पावर दिख जाए या ए के ऊपर डैश दिख जाए या फिर बी के ऊपर सी दिख जाए या कोई भी सेट के ऊपर सी पावर दिख जाए तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है। और जब भी कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो हमको उस सेट का एलिमेंट को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट बता देना है, उसी का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अभी तक आपको जो भी चीज मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा। आज हम लोग क्या क्या देखे, आज हम लोग वेन डायग्राम के बारे में जाने, वेन डायग्राम होता क्या है, उसकी जरूरत क्यों है। फिर हम लोग यूनियन ऑफ सेट के बारे में देखें, यूनियन समझे होता क्या है। फिर हम लोग इंटरसेक्शन के बारे में समझे, इंटरसेक्शन होता क्या है। इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन एलिमेंट्स को बोलते हैं। फिर हम लोग डिसजॉइंट सेट देखे, डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना आए। फिर हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट देखें। फिर उसके बाद हम लोग देखे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड देन फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखे। तो ये सभी चीज उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर बेस्ट कुछ सवाल लगाते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लेते हैं, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स फिल कर देते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लेते हैं मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें 10 एलिमेंट मौजूद है। अब हम कुछ सेट कंसीडर करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं आगे एक सेट ए ले लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर मान लेते हैं 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स मौजूद है। हम एक सेट बी कंसीडर कर लेते हैं, उसके अंदर मान लेते हैं मेरे पास 3 4 5 6 एलिमेंट्स मौजूद है। एक सी सेट कंसीडर करते हैं जिसके अंदर हम मान लेते हैं 7 8 9 और 10, ये 4 एलिमेंट्स मौजूद है। अब यहां पे कुछ सवाल हम लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं कुछ सवाल। जैसे अगर पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि हमको बताना है ए यूनियन बी क्या होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल हम लिखते हैं कि हमको बताना है बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। तीसरा सवाल हम मान लेते हैं हमको बताना है बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। चौथा सवाल हम ये ले सकते हैं, मान लेते हैं हमको बताना है सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। पांचवा सवाल ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा। 6 सवाल हम ये ले सकते हैं कि हमको बताना है ए माइनस बी क्या होगा। 7 सवाल हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमको बताना है ए का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा बी के साथ। ठीक है, तो इतने 7 सवाल हम लिए हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक काम दे रहा हूं, आपको वीडियो को पॉज करना है और इन सभी के आंसर खुद से सोचने की कोशिश करना है। तो 3 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं, पॉज करके फिर मैं इसका आंसर डिस्कस करूंगा। 3 2 1। तो आप लोगों ने पॉज करके इसका आंसर समझ लिया होगा, सोच लिया होगा क्या होगा। तो चलिए अब मेरे साथ रिपीट करिए, मैच करिए कि आपका आंसर सही आता है या गलत आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए और बी का यूनियन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेट ए कहां पे, यहां पे, और सेट बी यहां पे। अब यूनियन में क्या होता है कि हमको सबसे पहले देखना पड़ता है कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है। तो अगर हम ए और बी में ऑब्जर्व करें तो 3 4 और 3 4 मेरे पास कॉमन एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हमको यूनियन में सबसे पहले क्या देखना पड़ता है कि कॉमन एलिमेंट को हटा देंगे तो सेट ए में कौन बचा, मेरे पास 1 2 बच गया। तो हम सबसे पहले यहां पे लिखेंगे 1 2, फिर कॉमन एलिमेंट लिख देते हैं 3 4, फिर सेट बी में कौन सा एलिमेंट बच गया 5 6। तो ये मेरा क्या आ गया, यूनियन का वैल्यू आ गया। ठीक है, उसी तरीके से इंटरसेक्शन पूछा है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो हमको देखना है बी और सी में कॉमन कौन है। ठीक है, तो अगर यहां पे हम ऑब्जर्व करें बी के पास क्या है 3 4 5 6 और यहां 7 से शुरू हो रहा है, मतलब बी और सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब सेट क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। वैसे ही यहां पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है। अब बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझते हैं होता क्या है। बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब यह होता है ना कि यूनिवर्सल सेट में बी के एलिमेंट्स को छोड़ करके कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है। तो 3 4 5 6 को हटा देते हैं हम यूनिवर्सल सेट में से, 3 4 5 6 को हटा दिए तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट बच गया, वो मेरा बी का कॉम्प्लीमेंट कहला जाएगा। इसका मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट कौन कौन हो जाएगा, मेरे पास 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा
10 हो जाएगा। ये मेरा क्या कहलाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। उसी तरीके से सी का कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है, तो सी का कॉम्प्लीमेंट में हमको ये देखना है कि यूनिवर्सल सेट में सी का एलिमेंट को हटा देना है, 7 8 9 10। तो 7 8 9 10 को हटा देंगे तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट बच गया, 1 से लेके 6 तक। तो ये मेरा सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया मेरे पास, सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। वही हमसे पूछा जा रहा है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ये हुआ ना कि ए और सी में हमको बताना है कॉमन एलिमेंट क्या है। तो यहां पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो 1 2 3 4 में रुक गया, यहां 7 में आ गया। मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए और सी दोनों में रिपीट हो रहा, कॉमन है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन भी क्या कहला जाएगा, मेरे पास नल सेट, फाई सेट, कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। अब यहां हमसे पूछा जा रहा है ए माइनस बी, मतलब यहां से हमको डिफरेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब ये हुआ ना कि हमको वैसा एलिमेंट बताना है जो ए में तो है बट बी में नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट को हटा देंगे, क्योंकि कॉमन एलिमेंट ही ना जो ए में और बी में नहीं है। तो ए में क्या क्या है, 1 2 3 4 और बी में क्या है 3 4 5 6। तो हम 3 4 5 6 को दोनों में से अगर हटा दें तो मेरे पास ए में कौन बच गया, 1 2 बच गया। इसका मतलब डिफरेंस का मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 और 2, दो ही एलिमेंट आएगा इस डिफरेंस वाले सेट में। अब 7 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस पूछा जा रहा है दो सेट का। अब सिमेट्रिक डिफरेंस में हम लोग क्या करते थे, कॉमन एलिमेंट को हटा देते थे। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट हटा के जो सारे एलिमेंट बच गया वो लिख देंगे, मतलब कि हमको यहां से सिर्फ कॉमन एलिमेंट को हटा देना है। तो अगर ए और बी में देखें तो कॉमन एलिमेंट कौन है, 3 और 4 मेरा कॉमन एलिमेंट है। तो इसको हटा करके जो एलिमेंट बच गया ये और ये, इसको लाके हम यहां लिख देंगे। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। इसका मतलब कॉमन एलिमेंट मेरा क्या है, 3 4 है। तो हम 3 4 को हटा देते हैं, तो मेरे पास क्या बच गया, 1 2 बच गया, 3 4 को हटा दिए तो 5 और 6 उतर जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस ए और बी का हो गया। तो इस टाइप से हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन लगाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का सारा कुछ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, और साथ ही साथ फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो को यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।